हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। स्वागत करता हूं मैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। आज जो है आप सभी को पता है कि अपन जो है यहाँ पर क्लास जो 10th है उसका अध्ययन करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट का, जिसके अंदर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है ना अपन कुछ बेसिक डेफिनेशन या जो भी है इसके अंदर उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन चैप्टर 1.1 को स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो जैसे कि अपने चैप्टर का जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ध्यान से देखिएगा इधर, वास्तविक संख्याएं। अब ये जो नाम है इसके अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं। कैसे आती हैं उसको आप इधर समझिएगा ध्यान से कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की, इनको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। यहां पर डिवाइड कैसे किया गया है, तो जैसे इसका पहला जो पार्ट होता है वो होता है इसका परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। पहला भाग इसका हो गया परिमेय संख्या। फिर दूसरे भाग में जो है आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई। यानी कि वास्तविक संख्याओं को जो है दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है ये भी हम समझेंगे, पर पहले इसका एक बार क्लियर कर लेते हैं कि परिमेय संख्या में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या में आगे है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या को भी और आगे बढ़ाया गया और इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं। परिमेय संख्या में भी दो पार्ट आते हैं। एक आता है भिन्न वाली संख्या, ये आ जाएगा इसके अंदर भिन्न वाली संख्या, और दूसरा जो है इसके अंदर इसमें आ जाएगा अपने पास पूर्णांक। अपन पूरी डेफिनेशन आराम से समझेंगे, पहले एक बार चार्ट बना लेते हैं कि इसको डिवाइड कैसे किया गया है। तो वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें आ जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद में परिमेय संख्या में आता है भिन्न और पूर्णांक। फिर भिन्न को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हालांकि अगर भिन्न की भी बात करें तो भिन्न भी बहुत सारे प्रकार की होती है। उचित भिन्न होती है, विषम भिन्न होती है, साधारण भिन्न होती है और मिश्र भिन्न बहुत सारी होती है, पर वो अपने इसके अंदर नहीं है। अपन इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। केवल आगे बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक के अंदर भी आगे क्या आता है, तो पूर्णांक जो है इसके अंदर आएगा, पूर्णांक के अंदर आएगा एक तो आएगा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक यानी कि ऋण पूर्णांक का मतलब माइनस की जो संख्याएं होंगी ना, माइनस का जो पूर्णांक होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक के अंदर आ जाएगा। क्लियर? चलिए इधर बढ़ते हैं, तो इधर आ जाएगा अपना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा अपन, ये देखिएगा आप। चलिए इसके अंदर जो है पूर्ण संख्या के अंदर क्या आएगा वापस, तो पूर्ण संख्या को दो भागों में डिवाइड करें अगर अपन, तो पूर्ण संख्या में आ जाएगा इधर तो आ जाएगा शून्य यानी कि जीरो। क्या आ जाएगा? शून्य या जीरो आ जाएगा। और इधर आ जाएगा अपना प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये हो गया। ठीक है, तो क्लियर कर ले हुए अपन पहले इसको आराम से, फिर इसकी डेफिनेशन की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने चैप्टर का नाम है, क्लास 10th के अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहला आता है परिमेय संख्या और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। इसके बाद में अपन बात करें तो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या में आता है भिन्न वाली संख्या और पूर्णांक संख्या। भिन्न वाली यानी कि बटेवा में जो संख्याएं आएगी वो आएगी, और पूर्णांक संख्या के अंदर क्या आएगा दोस्तों, तो पूर्णांक संख्या के अंदर जो पूरे अंक होंगे यानी वो बटेवा में नहीं होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर पूर्णांक के अंदर भी जो है आता है ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या। ऋण पूर्णांक के अंदर क्या आएगा, माइनस वाले जो पूर्णांक होंगे वो इस ऋण पूर्णांक के अंदर आ जाएंगे। और फिर पूर्ण संख्या में क्या आएगा, जो पूर्ण अंक है प्लस के धनात्मक पूर्ण है ना, माइनस वाले हट जाएंगे इसमें से। फिर पूर्ण संख्या के अंदर आता है शून्य और प्राकृत संख्या। क्या आता है? शून्य और प्राकृत संख्या आता है। अब हम बात करें पहले, आगे ये चार्ट आ गया समझ में कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या को ना पढ़ के पहले अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जो है यहां पर अपरिमेय संख्या के आगे कोई डिवाइडेशन नहीं दे रखा है। तो पहले हम अपरिमेय संख्या को पढ़ लेते हैं, फिर परिमेय संख्या की डेफिनेशन, फिर भिन्न में क्या है, और फिर पूर्णांक, और पूर्णांक के अंदर फिर पूर्ण संख्या। ऋण में तो वैसे डायरेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। देखना ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, केवल जो है नॉलेज होना चाहिए इस चीज का कि ये चीज है क्या।
संख्या और इसकी डेफिनेशन क्या है, बाकी अपने चैप्टर में जो है डेफिनेशन के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। सवाल है तो वो वैसे अपने को सोल्व करने हैं, चाहे वो परिमेय को हो या अपरिमेय को हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो परिभाषा लिख रहे हैं अपन, वो लिख रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो विद्यार्थियों अपरिमेय संख्या क्या होती है देखना आप ध्यान से। वह संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप, वह संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। वह संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब सर अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन तो हो गई, इसके उदाहरण की कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, कैसे होती है, तो वो भी मैं बता दूं आपको उदाहरण के तौर पे। जैसे कि ये अंडर रूट वाली संख्या है, अंडर रूट 5, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर लिख दूं मैं जैसे और अंडर रूट 7 लिख दूं, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में और 0.24345 डॉट 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 डॉट, यानी ये आगे चलती ही जा रही है, रुक नहीं रही है, यानी ये आगे चलती ही जा रही है, रुक नहीं रही है। अंडर रूट वाली जो संख्याएं होंगी वो भी अपरिमेय संख्या में आएगी, क्योंकि इसे भी अपन P बटेवा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और पॉइंट डॉट, जैसे पॉइंट के बाद में जो है 4-5 संख्या ले ली, फिर आगे चलता ही जा रहा है, इसका भाग रुक नहीं रहा, तो यानी कि ये भी किसके अंदर आ जाएगा, अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा, अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो परिमेय में भी आते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, उनको अपन थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहां पर लिख दूं मैं 25 लिख दिया, अभी हालांकि मैंने क्या कहा था, जो रूट वाली संख्या होगी वो किस में आएगी, अपरिमेय संख्या के अंदर आएगी ना। जो रूट वाली जो संख्या होगी वो किसके अंदर आएगी, अपरिमेय संख्या के अंदर आएगी। पर यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने अंडर रूट 25 लिखा, जो बोला उसके हिसाब से ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, पर ये अपरिमेय नहीं होगा और क्या होगा, परिमेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखना इधर, जैसे मैं 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 × 5 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो है एक युग्म यानी कि जोड़ा बनेगा और अंडर रूट में केवल 5 बाहर निकल जाएगा, यानी अंडर रूट 25 का जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो कितना है भाई, 5 है। और 5 क्या अंडर रूट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वो संख्याएं जो अंडर रूट में रह जाती हैं, बाहर नहीं निकाल सकते उनको, वो किस में आएगी, अपरिमेय संख्या में आएगी। क्लियर, ये मामला आ गया समझ में सभी को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, यूं नहीं कि कह दिया मतलब मान लिया, जो अंडर रूट में रह जाती हैं बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे 7 को भी नहीं निकाल सकते, 5 को भी नहीं निकाल सकते, अंडर रूट 13 की बात करें उसको भी अपन नहीं निकाल सकते हैं, तो वो सारी अपरिमेय में आएगी। पर जो अंडर रूट के बाहर निकल जाती है, कुछ नहीं बचता, उसका तो क्या आंसर क्या आएगा, अपरिमेय नहीं होगा वो, तो वो अपरिमेय नहीं होगा तो वो किस में आएगी, जो अपरिमेय में नहीं आएगी वो किस में आ जाएगी, परिमेय में आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए ये चीज भी आ चुकी होगी आपको समझ में। और जैसा मैंने कहा कि पॉइंट के बाद में ये संख्या चलती ही जा रही है, तो ये अपरिमेय में आएगी। पर कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिसमें आपको ध्यान रखना, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 0.242424 डॉट 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 डॉट, ये चलता जा रहा भाई, ये चलता जा रहा। अब इसको कैसा क्लियर करना है जरा ध्यान से देखिएगा, 0.2424 ये भी चलता ही जा रहा है ना, तो रुक थोड़ी रहा है, क्या नहीं रुक रहा है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। पर इसके अंदर नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, डेफिनेशन इसके हिसाब से तो होना चाहिए ये, पर इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर जो है बार बार वही अंक आ रहे हैं। अगर अंक रिपीट हो जाते हैं और वो आगे चलता जाता है, रिपीटेड अंक हो, तो वो जो है अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा, उसको हम परिमेय संख्या P बटेवा Q के रूप में लिख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा पहले चैप्टर के अंदर कि किसी संख्या को P बटेवा Q के रूप में लिखना कैसे
कैसे ट्राई किया था आपने, ठीक है ना। तो जो अंक बार बार आ जाते हैं उसके हिसाब से हम उसको क्या लिख सकते हैं, p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि डेफिनेशन तो ये है कि p बटेवा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या होगी। और उदाहरण के तौर पर √5 √7 और कुछ भी लिख सकते हो, पर अंडर रूट में रहनी चाहिए, वो उसके गुणनखंड निकलकर बाहर नहीं आ जानी चाहिए। दूसरी बात ये कि भाई पॉइंट के बाद में भी अंक रिपीट नहीं होने चाहिए और आगे बढ़ते जावे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर। चलिए ये तो हो चुका है अपना अपरिमेय संख्या का माजरा। यहां पर बात करते हैं अपन अब दूसरा जो पार्ट था इसका, वो था परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या क्या कहती है? परिमेय संख्या नाम से ही वैसे आपको पता चल गया होगा, और आपने क्लास 9th अगर अच्छे से पढ़ी है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय अपने पहले भी आ चुका है और आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन में। और नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, आप सीखोगे, और आता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जल्दी समझ जाओगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा? तो वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा, वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जिसे नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय है, तो जिसे लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। भाई क्लियर है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जहां आवश्यक शर्त भी होती है इसके लिए कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, यानी q जो है उसकी वैल्यू यहां पर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा उदाहरण के तौर पे मैं यहां पर एक सवाल लिख दूं, 1/0। प्रश्न ने क्या कहा अभी? डेफिनेशन ने क्या कहा कि जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए p और बटेवा में q, p का मान तो 1 है और q का मान 0 हो रहा या नहीं हो रहा? हो रहा भाई। तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर आपको ध्यान रखना है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। आया समझ में? ठीक है भाई, तो ये जो है क्लियर। परिमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई। उदाहरण के तौर पे बात कर ले अपन, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन जैसे 0.2, इसे p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो बाद की बात है, आपको याद रखना। यहां पर जैसे मैंने लिखा 5 लिख दिया, तो ये भी p बटेवा q है। कैसे है? तो इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान सकते हो। तो वगैरह वगैरह जो भी है ये हो जाएगा आदि। इतना बहुत है उदाहरण के लिए, इतना लंबा अपने को नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? देखना ध्यान से। परिमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई, अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद में भिन्न और पूर्णांक का नाम लिया अपन ने। ठीक है, तो भिन्न का नाम तो अपन डायरेक्ट यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि क्या है इसका सिस्टम यहां पर। तो देखना ध्यान से, भिन्न में तो कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना आपको। भिन्न में तो नॉर्मल आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा आगे अपने इसमें नहीं आएगा। भिन्न के अंदर तो जो अंश बटेवा हर जो होगा वो क्या होगा? भिन्न में आ जाएगा। अंश बटेवा हर ये किस में आ जाएगा? भिन्न में आ जाएगा। हालांकि भिन्नों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर वो अपने को नहीं पढ़ना है। उचित भिन्न और विषम भिन्न, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, बहुत सारे होते हैं। तो भिन्न का तो मामला क्लियर। यहाँ पर अंश बटेवा हर जो बटेवा के रूप में होगी, हालांकि वो भी इसके अंदर एक ऐसे आ जाओ जैसे 1/2 है, 5/3 है, तो ये किसके अंदर आ जाएगी? भिन्न के अंदर आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। भिन्न के बाद में नाम आया अपना पूर्णांक संख्या। किसका नाम आया? पूर्णांक, सॉरी है ना, पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर क्या डिवाइडेशन किया अपन ने? पूर्णांक के अंदर 2 टाइप थे, एक तो था ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा था पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक में तो क्या आ जाएगा? माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं वो उसके अंदर आ जाएगी। फिर आया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या देखना ध्यान से। पूर्ण संख्या में क्या होगा? पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की संख्याएं, 0 से अनंत तक की जो संख्याएं होगी वो किसके अंदर आ जाएगी? पूर्ण संख्या में आ जाएगी। 0 से अनंत तक की जो संख्याएं होगी वो पूर्ण संख्या के अंदर आ जाएगी। फिर इसके बाद में हमने एक और लिखा था
हाँ, और ये पूर्ण संख्या को जो है W से डिनोटेट करते हैं, यानी W से दर्शाते हैं होल नंबर, ठीक है। और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है 1 से अनंत, 1 से अनंत तक की संख्याएं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है और ध्यान में भी रखना है। 1 से अनंत तक की संख्याएं वो किसके अंदर आ जाएगी, प्राकृत संख्या में। और अगर अनंत, 1 से अनंत तक की जो प्राकृत संख्या है उसके अंदर अगर अपन शून्य मिला देवे, 0 मिला देवे, तो वो किस में आ जाएगा, पूर्ण संख्या में आ जाएगा। और प्राकृत संख्या को अपन दर्शाते हैं n से, यानी कि नेचुरल नंबर। फिर एक और भी लिखा अपन ने, ऊपर पूर्णांक लिखा, तो पूर्णांक में तो आपको वैसे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है। पूर्णांक संख्या में तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक संख्या में क्या आएगा, ऋण अनंत यानी माइनस, ऋण अनंत से धनात्मक अनंत यानी कि प्लस। आ गया, सारा ही आ गया ना भाई। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये किसके अंदर आ गया, पूर्णांक संख्या में आ गया। फिर अपन ने अलग अलग डिवाइडेशन किया इनका, ठीक है भाई। तो ये तो था कुछ संख्याओं के बारे में अपना मामला। फिर आगे इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर के अंदर, तो एक प्रमेय आती है यहां पर, अंक गणित की प्रमेय, अंक गणित आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधार, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या आएगा देखना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, पहले इसका कथन लिख लेते हैं एक बार, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। प्रत्येक, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, यहां लिख दूं मैं इसको, तो ये ध्यान रहेगा ना, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक, प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये अपनी जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। इसको समझते हैं अपन। तो क्या है इसके अंदर मामला, इसके अंदर ये है कि यहां पर लिखा हुआ जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे भाज्य और अभाज्य का भी आपको पता होना चाहिए। तो भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, नॉर्मली तो अपन अपनी सीधी सस्ती भाषा में बात करें तो कि वह संख्या जिसके अंदर स्वयं और एक के अलावा भी किसी और संख्या का भाग चला जाता है, स्वयं या किसी, स्वयं या एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाता है, तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और जो भाज्य नहीं होगी वो क्या होगी, अभाज्य होगी। और नॉर्मल वे में बात करें तो जिसके 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या होगी, और जिसके 1 होगा या 2 से ज्यादा होगा वो किस में आ जाएगा, भाज्य में आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं लिखूं क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखा मैंने जैसे यहां पर है ना। 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 नहीं कर सकते हो क्योंकि 1 पहले लिखा हुआ है। यहाँ पर इंटू में कुछ नहीं था तो 1 मान लिया अपन ने 2 के साथ में, तो 2 इंटू 1 तो मानना ही पड़ेगा। फिर इसमें 3 इंटू 1, फिर इसमें 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2, और इंटू में क्या 1 तो मानना ही पड़ेगा। फिर 5 इंटू 1, और फिर 2 इंटू 3 इंटू 1, और फिर इधर हो जाएगा अपना 7 इंटू 1,
और फिर इधर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 1। तो मैंने क्या कहा समझने के लिए कि भाई जिसके दो फैक्टर होंगे, दो गुणनखंड होंगे, वो अभाज्य संख्या में काउंट होगा। तो ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। एक है तो भी नहीं होगा, और दो से ज़्यादा है तो भी वो उसके अंदर नहीं होगा। तो ये अपने समझदारी वाली बात है। ठीक है, तो ये हो चुकी है भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। कैसे? तो उदाहरण के तौर पे एक सवाल लिखूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे नॉर्मली 12 ही लिख दूं, मैं छोटी सी संख्या 12 लिख दिया। 12 सबसे पहले भाज्य है या अभाज्य? तो मैंने क्या कहा, भाज्य की डेफिनेशन क्या होती है कि वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा भी किसी और संख्या का भाग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। स्वयं यानी कि 12 और 1, ठीक है। इसके अलावा 3 का भाग इसमें जाता है, इसके अलावा इसके अंदर 4 का भाग जाता है, इसके अलावा इसके अंदर 6 का भाग जाता है, यानी कि ये संख्या क्या हो चुकी है, भाज्य संख्या हो चुकी है। अब इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 के निकाल लिए, 2 का भाग गया इसमें 6 बार, फिर 2 का, फिर ये 12 लिखा, 2 से डिवाइड किया इसको 6 बार, फिर 2 का इसके अंदर 3 बार, और फिर 3 का इसके अंदर 1 बार। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो गए, 2 × 2 × 3 यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा ना, ये क्या हो गए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। 2 अभाज्य हैं, 2 अभाज्य और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके अंदर स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो ये रहा अपना प्रमेय का मामला। इसके बाद में और इसके अंदर क्या आएगा, तो बात करते हैं अपन आगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों ने पढ़ रखा है, केवल फुल फॉर्म लिख देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ये पूछते वैसे नहीं है कि फुल फॉर्म क्या है। एलसीएम का मतलब लेस है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जो आपने पहले पढ़ रखा है। और एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ मीन्स हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। ये भी इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या होता है, एलसीएम में जो है, एलसीएम में क्या होगा, सभी संख्या के साथ में गुणनखंड निकालते हैं। एलसीएम जो है, इसके अंदर सभी संख्याओं के साथ में गुणनखंड निकालते हैं। और आपको पता ही होगा एचसीएफ में क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, ये जब अपन पढ़ेंगे तो इसको बड़े ही अच्छे तरीके से अपन इसको क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद में एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। फॉर्मूला आता है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल, या इसको बोल सकते हैं गुणा। 2 पूर्णांकों का गुणा बराबर, इसको हम लिखते हैं HCF × LCM। ये होता है 2 पूर्णांकों का गुणा बराबर HCF × LCM। आप चाहो तो इसको 2 पूर्णांकों के गुणा को ऐसे हिंदी में ना लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, A × B बराबर HCF × LCM। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पूर्णांकों का गुणा मतलब भी 2 संख्याओं, 2 पूर्णांक जो हैं उन दोनों का गुणा। और a और b भी क्या है, पूर्णांक है, तो a और b का भी क्या करना है, गुणा करना है। तो वो किसकी वैल्यू के बराबर होगा, HCF × LCM की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना चैप्टर जो है फर्स्ट। उसके कुछ बेसिक यानी कि जो संख्यांक थी उनके बारे में अपन ने पढ़ा, और उसके बाद में जो फॉर्मूला है उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा। अब अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर जो है अपन बात करेंगे चैप्टर 1.1। पूरा अच्छे तरीके से अपन इसको क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।